गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। अपन मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लॉकडाउन की वजह से, तो सेंट एसन परिवार की तरफ से, सेंट एसन फैमिली की तरफ से आप लोगों को स्टडी प्रोवाइड करवाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और नोट्स जो है वो साथ के साथ बनाते चलो। ये जो टॉपिक है अभी चल रहे हैं ये आपके 12th बोर्ड के साथ साथ 11th 12th और आपके जो मेडिकल और IIT है यानी कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से समझें। देख लीजिए, अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी कंपाउंड होता है उसका आपको आणविक द्रव्यमान जो है वो कैसे ज्ञात करना होता है। कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे अपने पास में है NaOH का अपन को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले तो अपन बात कर रहे थे एटॉमिक मास की, परमाणुविक द्रव्यमान की। पहले तो अपन ने बात की परमाणुविक द्रव्यमान की, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्लियर है। उसके बाद हम परमाणु के बाद में किस पे आए थे, अणु पे। अणु के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, समान अणु, समान परमाणु। समान परमाणु से मिलके बनेगा तो क्या बनेगा, तत्व। और यदि असमान परमाणु, असमान परमाणु, असमान परमाणु से मिलके बनेगा तो क्या बनेगा, यौगिक। ये चीज़ मैं आपको कल बता चुका था कि परमाणु द्रव्यमान ये। उसके बाद अणु पर अपन चले तो अणु मैंने आपसे कहा था कि समान परमाणु है तो तत्व, यानी समान परमाणु का मतलब उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो उसको हमने क्या बनाया, तत्व बना। और असमान परमाणु है तो उससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब हमने अणु के बारे में पढ़ लिया है तो जैसे परमाणु का द्रव्यमान पढ़ा था ऐसे हम किसका पढ़ेंगे, अणु का द्रव्यमान। तो अब अपन पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। देखिए, आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, अणु किससे मिलता है, परमाणु से मिलके बनता है। तो जितने भी परमाणु होते हैं उनका योग कर देंगे। जैसे अपने पास में अणु है NaOH, जैसे अपने पास में अणु है NaOH। तो अब इस अणु में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु है, इसमें जितने भी परमाणु हैं इन सब परमाणु का अपन क्या कर लेंगे, परमाणु द्रव्यमान जो है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए, सोडियम का कितना है, 23 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 40 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके एक अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। बाकी मैं और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने पास में है HCl में देखिए हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। Cl का कितना है, 35.5 है। तो ये हो गया 36.5 ग्राम। तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि एक HCl जो अणु है उसका पर आणविक द्रव्यमान हम देखें तो कितना था, 36.5 ग्राम। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जैसे अपने पास में KCl में पोटेशियम का है 39 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम। तो ये हो गया आपका कितना, 74.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पास में है HNO3, अपने पास में क्या है, HNO3, ये हो गया आपका HNO3 1 + 14 + 16 × 3, क्योंकि 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो 1 + 14 + 48, क्लियर है।
तो यह आपका कितना हो गया 63 ग्राम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अपने पास में है H2O, अपने पास में क्या है H2O है। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16, तो यहाँ पर हो गया 2 + 16, दिस विल बी 18 ग्राम। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं H2SO4 की, H2SO4 में देखेंगे तो देखिए 1 × 2 + 32 + 16 × 4, तो यहाँ पर ये कितना है 2 + 32 + 64, दिस विल बी 98 ग्राम। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकल के कितना आया 98 ग्राम। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे और जब आप प्रैक्टिस में अपनी इन चीज़ों को लाओगे तो धीरे धीरे ये जो आणविक द्रव्यमान है ये सारे आपके लगभग दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको इतना बार बार इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि इतना आया कैसे। ठीक है, ये चीज़ भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। एक शब्द है मोल। मोल शब्द जो है इसका अर्थ होता है एक्चुअल में पदार्थ का ढेर। इसका अर्थ क्या होता है, पदार्थ का ढेर। अब ढेर तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और मोल शब्द की केमिस्ट्री में जो है ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो अपने डेली लाइफ में जो है अपन ने क्या कर रखा है, कुछ फिक्स कर रखे हैं। जैसे अपन को कोई ठोस पदार्थ लेना है मार्केट से, तो अपन क्या करेंगे, उसको किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। तो जैसे अपन ने उससे कहा कि भाई हमको 1 kg चाहिए, जैसे हमने कहा 1 kg शुगर चाहिए, तो वो अपन को कितना देगा 1000 ग्राम। तभी तो अपन 1 kg मानते हैं उसको। क्लियर है चीज़। अपन ने कहा 1 दर्जन पेन चाहिए, 1 दर्जन क्या चाहिए, पेन चाहिए, तो उसमें पेन कितने मिलेंगे 12 पेन। 1 दर्जन का मतलब अपन ने क्या फिक्स कर रखा है कि कितने पीस होंगे, उसमें 12 पीस होंगे। ये बात क्लियर है। जैसे आपने बोल दिया कि 1 लीटर आपको क्या चाहिए, तेल चाहिए 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया 1000 मिलीलीटर। ये फिक्स है। जैसे अपन कपड़ा लेंगे तो उसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। क्लियर है चीज़। जैसे अपन को डिस्टेंस कवर करनी है तो किस में करते हैं, अपन किलोमीटर में करते हैं। तो अपन ने क्या कर रखा है, अपने डेली लाइफ में कुछ वैल्यूज फिक्स कर रखी है और उनके आधार पे अपन क्या करते हैं, गणनाएं करते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी कुछ गणनाएं करनी होती है। जैसे कोई रासायनिक पदार्थ है तो उसके बारे में अपन को पता लगाना पड़ेगा, इसका भार कितना है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, इसमें परमाणु कितने हैं, तभी तो अपन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगा पाएंगे। तो इसके लिए मोल शब्द जो है वो सामने आया। और एक्चुअल में मोल शब्द जो है उसका अर्थ होता है पदार्थ का ढेर। तो इसको सबसे पहले अवोगाद्रो नाम का जो वैज्ञानिक है उसने परिभाषित किया। अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, परिभाषित किया। तो उन्होंने कहा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। आगे की बात समझ में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बन 12 क्या है और यही क्यों लिया गया। तो देखिए कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 कार्बन का एक समस्थानिक है। ये क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है। और इसको इसलिए लिया गया क्योंकि जिस टाइम ये गणना की गई थी उस वक्त तक
प्रकृति में यही एकमात्र ऐसा तत्व था जिसके सबसे कम अपर रूप थे और इसकी जो है इसमें एक तरह से जो त्रुटि होने की संभावना थी, इसमें जो अशुद्धि होने की जो संभावना थी वो नगण्य थी। इसी वजह से इसको क्या किया गया, उपयोग में लिया गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसकी जब गणना की गई तो मान कितना आया, तो वो मान आया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स यानी परमाणु। ठीक है, और ये दिया किसने था, अवोगाद्रो ने दिया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, यानी कि हम इसको डिनोट कर देते हैं Na से, अवोगाद्रो नंबर। किस डिनोट करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से। तो अवोगाद्रो नंबर कितना आया, इतना आया। कहाँ से, ये चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए कि भाई ये वैल्यू आ कहाँ से गई। ऐसा तो नहीं उठा के रख दी। तो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे और सब्जेक्ट हो, इनमें सब में जो वैल्यूज़ जो आती है ये कहीं ना कहीं से प्रयोगों के द्वारा इन्होंने कैलकुलेट की होती है और वही वैल्यू अपन को बताई जाती है। तो ये कैसे कैलकुलेट हुई, तो मैं बता देता हूँ। 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को हमने डिवाइड किया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 से, तो हमको वैल्यू मिली 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये तो समझ में आ रहा है कि 12 कार्बन 12 का 12 ग्राम है, लेकिन ये कहाँ से आ गया। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो है कार्बन के E/Ma की वैल्यू, या आप ऐसे कह सकते हो कार्बन के आवेश बटे द्रव्यमान का मान। कार्बन के आवेश बटे द्रव्यमान का मान कितना होता है, इतना होता है। इससे हमने किसको भाग दिया, इसके 12 ग्राम को भाग दिया, तो हमको मान कितना मिला 6.022 इंटू 10⁻23। यही क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, यानी अवोगाद्रो संख्या है। और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल है, इसका मतलब यह उसके 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित है। आपसे कोई बोल दे कि मेरे पास में 1 मोल क्लोरीन है, इसका मतलब उसके पास क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। आगे ये बात समझ में, तो प्लीज़ इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन ने इसके बारे में जाना। अब मोल के क्या कुछ इम्पोर्टेंट जो है सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए कैलकुलेशंस करने में। और अपने आगे जब अपन इस मैटर को बढ़ाएंगे तो वो फॉर्मूले जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनको, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी एक फ्लो चार्ट बना लेना, ताकि आपके माइंड में ये सेट रहे सारे फॉर्मूले। तो देख लीजिए, फर्स्ट है N इक्वल टू W/m, सेकेंड वन इज N इक्वल टू N0/Na, एंड थर्ड है N इक्वल टू V/22.4 लीटर। ठीक है, अब अपन इनके वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में ये नहीं रहे कि कौन सा वेरिएबल कहाँ से है क्या। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा हूँ। n बराबर है मोलों की संख्या। n क्या होता है, मोलों की संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर W यौगिका भार, क्लियर है। उसके बाद M यौगिका, अब यौगिक है तो यौगिका क्या होगा, आणविक द्रव्यमान, यौगिका आणविक द्रव्यमान। आगे ये बात समझ में, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में किसी यौगिक का भार दे दिया जाए तो अब आप उसके मोल आराम से ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की।
n क्या है मैंने बता ही दिया आपको, n क्या है मोलों की संख्या, n क्या है मोलों की संख्या। n नोट क्या है, n नोट है कणों की संख्या, कणों की संख्या। और n a क्या है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या क्या है Na कितनी है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। यही है ना, यही पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। अब इधर इस फॉर्मूले पे आते हैं। N क्या है मोल, N क्या है मोल, V क्या है आयतन, किसका आयतन, किसका गैस का, आयतन किसका गैस का। और 22.4 लीटर क्या है 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन। देखिए ठोस और द्रव, ठोस व द्रव होने की स्थिति में ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे, और गैसीय पदार्थ होने की स्थिति में ये फॉर्मूला काम आएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। आगे की बात समझ में, यदि अपने पास में क्वेश्चन में या आपके पास जो मैटर है उसमें ठोस और द्रव पदार्थ का वर्णन किया गया, उसको दिया गया है, तो आप वहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्रों का उपयोग करोगे। और यदि आपको गैसीय पदार्थ दिया गया है तो आप इस सूत्र का उपयोग करोगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आप लोगों को। आपसे बोल दिया जाए कि H2SO4 के 980 ग्राम भार में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। H2SO4 के 980 ग्राम भार में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो देख लीजिए। अब देखो भार दिया गया है, क्या दिया गया है भार किसका, H2SO4 का भार यानी कि W गिवन है, कितना है 980 ग्राम, कितना है 980 ग्राम। और क्या दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान, क्या दिया गया है आणविक द्रव्यमान। अब आप कहोगे इसमें आणविक द्रव्यमान तो कहीं दिख ही नहीं रहा, देखो तसल्ली से देखो आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या है H2SO4, क्या है H2SO4 1 × 2 + 32 + 16 × 4 2 + 32 + 64 दिस विल बी 98 ग्राम। दिखा, दिख गया। अब तो ऐसे देखना आपको क्या आणविक द्रव्यमान क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है M, कितना है 98 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो मोल ज्ञात करेंगे। तो H2SO4 के मोल बराबर, H2SO4 के मोल बराबर 98, आप ऐसे लिख सकते हो पहले फॉर्मूला, वेट ऑफ H2SO4 बाय M ऑफ
H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 कितना है 980 ग्राम। एम ऑफ H2SO4 क्या है 988, कितना आ गया 10 मोल, कितने आ गए 10 मोल। अब हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आएगा, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या इंटू Na। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास में दो डिब्बों में 24 पेन रखे हैं। कितने रखे हैं 2 डिब्बों में पेन रखे हैं, तो पेनों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 1 दर्जन के बराबर हो। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये इस चीज़ से रिलेटेड है। 2 डिब्बों में 24 पेन रखे हैं। अब तो पेनों की संख्या, 2 डिब्बों में कुछ पेन रखे हैं, इसने बोल दिया 2 डिब्बों में कुछ पेन रखे हैं, 24 नहीं कुछ पेन रखे हैं, नहीं तो पता चल जाएगा पेन कितने रखे हैं। 2 डिब्बों में कुछ पेन रखे हैं, तो पेनों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 1 दर्जन के बराबर हो। किसके बराबर हो 1 दर्जन के बराबर हो। और अभी हमने इससे पहले जब आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बता रहा था मैं, तो आपको बताया था कि 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं या 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं। तो आपको पता है कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस। ठीक है, तो हम वो कह रहा है कि 1 दर्जन की क्षमता है किसकी, प्रत्येक डिब्बे की क्षमता कितनी है 1 दर्जन के बराबर। और हमारे पास में डिब्बे कितने हैं 2, तो कितना हो गया 2 दर्जन। कितना हो गया 2 दर्जन, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 12, तो ये 12 तो क्या है 1 दर्जन में पीस, और दर्जन कितने हो गए 2 हो गए। तो अब हमको आराम से पता चल गया कितने पेन हैं 24 पेन हैं। आगे ये बात समझ में। इसी तरह हमको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। देखो कैसे करेंगे। अब हम करेंगे H2SO4 के परमाणु, H2SO4 के परमाणु बराबर मोल कितने हैं 10 इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.02 × 10⁻23 एटम्स, यानी कि टोटल परमाणु ये आए। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं ये ज्ञात कर सकते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ एक बार फिर। H2SO4 का 980 ग्राम भार दे रखा है, उसमें परमाणु ज्ञात करने हैं अपन को। तो H2SO4 का भार यानी W कितना है 980 ग्राम। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम। तो H2SO4 के मोल के लिए H2SO4 का दिया गया भार बटे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो 980/98 कितना आ गया 10 मोल आ गया। ये क्या है इसका भार है, ये क्या है इसका आणविक द्रव्यमान है। परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये जो मोल आया है इसको किससे गुणा कर देंगे अवोगाद्रो संख्या से, तो अपन को मिल जाएगा H2SO4 के परमाणु की संख्या। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2,
किसी यौगिक का भार 730 ग्राम हो तो उसके परमाणु क्या होंगे? यदि आणविक द्रव्यमान 36.5 ग्राम हो। अब देखिए इसने तो और भी इजी कर दिया अपन काम, अब आराम से कर सकते हैं अपन। देख लीजिए, हल कर लेते हैं इसका। देखिए क्या दे रखा है, यौगिक का भार यानी डब्ल्यू ऑफ कंपाउंड कितना आ रहा है? 730 ग्राम। डब्ल्यू ऑफ कंपाउंड कितना है? 730 ग्राम। एम ऑफ कंपाउंड कितना है? 36.5 ग्राम। ठीक है, अब अपने पास में करना क्या है? मोल्स निकालने। तो मोल यौगिक के मोल बराबर कितना दे रखा है? 730/36.5, तो कितना आ जाएगा? 10। क्लियर ये चीज़? सॉरी 20, 2 बार जाएगा ना। अब देखिए, अब अपन को क्या निकालना है? यौगिक के परमाणु बराबर यौगिक के परमाणु कितने आ जाएंगे? 20 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। किसी यौगिक का भार 1200 ग्राम हो तो उसके परमाणु क्या होंगे यदि उसका आणविक सूत्र NaOH हो। तो अब देख लीजिए, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो आपके पास में सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है तो उसको अपन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी यौगिक का भार 1200 ग्राम है तो उसके परमाणु क्या होंगे यदि उसका आणविक सूत्र क्या है? NaOH। देखिए क्या दे रखा है? वेट ऑफ कंपाउंड दे रखा है, वेट ऑफ NaOH दे रखा है ना। वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है? 1200 ग्राम। कितना दे रखा है? 1200 ग्राम। अब अपन को क्या चाहिए? M ऑफ NaOH। ठीक है, तो इसमें आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बताया मैंने आपको। NaOH जो है उसमें क्या है? NaOH 23 + 16 + 1, दिस विल बी 40 ग्राम। देखिए ये कितना हो गया? 40। ठीक है, अब देख लीजिए, मोल N ऑफ NaOH बराबर W ऑफ NaOH बाय M ऑफ NaOH। तो कितना है? W ऑफ NaOH कितना दे रखा है? 1200 ग्राम। और M ऑफ NaOH कितना है? 40। तो ये हो गया कितना? 30। तो NaOH के परमाणु बराबर
मोल कितने हैं NH को 30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। यही तो चीज़ करनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देख लीजिए, आप लोगों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ इसको कि किसी यौगिक का भार कितना है, 1200 ग्राम है। उसके परमाणु क्या होंगे, यदि उसका आणविक सूत्र क्या है, NaOH है। देखिए W ऑफ NaOH क्या है, 1200 ग्राम है। M ऑफ NaOH क्या है, 40 है। तो N ऑफ NaOH निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, W ऑफ NaOH बाई M ऑफ NaOH। W ऑफ NaOH यानी कि NaOH का भार कितना दे रखा है, 1200 ग्राम दे रखा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना आता है, 40 आता है। 1200 को जब अपन 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या परमाणु पता लगाने हैं, तो उसके लिए ये अपन को दिए गए मोल जो है अपन को ज्ञात कर लिए और अवोगाद्रो संख्या अपन को पता है, इससे इसको क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो अपन को पता चल जाएगा कि 1200 ग्राम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने परमाणु उपस्थित हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आराम से करना। आपके पास शीट्स हैं, उनसे आप क्वेश्चंस करना। आपको कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, आगे कल पढ़ाएंगे।